वेलकम हियर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, सो आपका क्लास 11th का चैप्टर है जो कि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका ये चैप्टर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस चैप्टर में से आते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी चैप्टर है अगर आप इसे समझ के पढ़ते हो। सो इससे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, चलो, केमिकल बॉन्डिंग आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको उसका नाम का मतलब पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का मतलब क्या है। और एक दूसरी चीज़ कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो उसका आपको एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए, यानी कि आपके लिए ये चैप्टर किस तरीके से यूज़फुल रहने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो केमिकल बॉन्डिंग का अगर हम मतलब पढ़ें तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, इसे आप बॉन्डिंग से रिलेट कर सकते हो। बॉन्डिंग को किससे? बॉन्ड से। बॉन्ड क्या है? हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, यानी कि हम बॉन्ड को हिंदी में अगर हम इसे बोलें तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर हमें जोड़ना है तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए? बॉन्ड की नीड होती है। ठीक है, तो बॉन्ड की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो इसे आप इस तरीके से समझो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एटम ए है और दूसरा एटम क्या है? बी है। मुझे इन दोनों एटम्स का क्या बनाना है? एक मॉलिक्यूल बनाना है, यानी कि मॉलिक्यूल बनाने के लिए मुझे इन दोनों एटम्स को जोड़ना पड़ेगा। तो क्यों हमें देखो पता है कि एक एटम ये हो गया, एटम्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो अगर हमारे को मॉलिक्यूल फॉर्म करना है तो उसके लिए हमारे को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि बॉन्ड क्या करता है? दो एटम्स को या फिर दो या दो से ज़्यादा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो अब इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हो केमिकल बॉन्डिंग की। इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस विच होल्ड्स एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टुगेदर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या, इसका आपको मतलब समझ में आ गया। अब ये बॉन्ड बन क्यों रहा है? सेकंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम बॉन्ड बना तो रहे हैं इन एटम्स के बीच में, पर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसकी नीड क्यों है? क्यों हमारे लिए बॉन्ड जरूरी है? तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ नेचर के अंदर हो रही है तो उसका कुछ रीज़न होगा, विदाउट रीज़न तो नहीं होगा। तो देखो रीजंस क्या है। पहला रीज़न, टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं? एटम्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं। किस तरीके से स्टेबिलिटी मिल रही है इन्हें? जैसे ही कोई भी एक एटम, मान लो ये है और इसने क्या किया, इसे इस तरीके से, बॉन्ड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से। ठीक है, तो जब ये दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो इसको क्या मिल रही है? स्टेबिलिटी मिल रही है। स्टेबिलिटी कैसे मिल रही है? पहले ये एटम ए था, ठीक है, और ये एटम बी था। इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी? ज़्यादा थी। जब इन दोनों ने आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाया? बॉन्ड बनाया, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या कर गई? डिक्रीज कर गई। यानी कि स्टेबिलिटी गेन किस तरीके से हुई? इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो डिक्रीज कर गई, तो इनको क्या मिल गई? स्टेबिलिटी मिल गई। तो क्यों बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? टू गेन द स्टेबिलिटी। एंड बाय स्टेबिलिटी से क्या हो रहा है? इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ये चीज़ क्लियर है रीज़न। दूसरा रीज़न आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो, टू अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। जो मैं बोल रही हूँ उसे साथ साथ अपनी कॉपी के अंदर नोट करते रहो। ठीक है, तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए भी एटम्स क्या करते हैं? आपस में बॉन्ड बनाते हैं। कैसे? नोबल गैस कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए, और उसको भी पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नोबल गैसेस होती कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपने जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर आपने 18th ग्रुप पढ़ा होगा। 18th ग्रुप के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडन। ये सारी हमारी क्या है? नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस हैं, आपने ये भी पढ़ा होगा, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, है ना। क्यों नहीं रिएक्ट कर रही? जब सारे एटम्स सारे हमारे रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं रिएक्ट कर रही? क्योंकि इनके पास क्या है? स्टेबिलिटी है, और ना ही इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं टू फॉर्म द बॉन्ड। मतलब ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले तो नोबल गैसेस हैं कौन कौन सी? हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। नियॉन 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जीनॉन का 54 एंड रेडॉन का 86। ये चीज़ क्लियर है। अब ये जो हमारी नोबल गैस कन्फिग्रेशन, जितने भी हमारे एटम्स हैं वो क्या चाहते हैं कि वो इस तरीके की कन्फिग्रेशन को अटेन कर लें, और जब ये इस तरीके की कन्फिग्रेशन अटेन कर लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। देखो कैसे। अब इसके पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन और 2 ही इसके पास क्या है? प्रोटॉन्स हैं। तो अब मान लो मेरे पास एक है सोडियम। ठीक है, सोडियम का अगर आप एटॉमिक नंबर लिखते हो तो कितना होता है? 11। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 281, है ना। तो अब इसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है।
अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो इसके पास कैसी कन्फिगरेशन हो जाएगी, 2 और 8, जो कि किसके सिमिलर है, नियॉन किस तरह से सिमिलर है ना, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो ये भी हमारा सोडियम जो है हमारा जनरली कैसे बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये था कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं, नोबल गैस कन्फिगरेशन को अचीव करना। अब जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसके पास क्या आ जाएगी, नोबल गैस कन्फिगरेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे इसी कंसेप्ट को आपको लिखना है कि क्यों हमारे एटम्स जो हैं बॉन्ड फॉर्म करते हैं, बॉन्ड फॉर्म क्यों हो रहे हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए और नोबल गैस कन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब इसे रब कर देती हूँ मैं। अब बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया कि बॉन्ड बनते क्यों हैं। अब आगे चलते हैं बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं। तो जो हमारे बॉन्ड्स हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक केमिकल बॉन्ड्स एंड सेकंड वन इज़ फिजिकल बॉन्ड, ठीक है। तो इसे जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लो। केमिकल बॉन्ड के अंदर जो अभी हम डिस्कस करेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्ड हमारा किसके अंदर आता है, केमिकल बॉन्ड के अंदर। इसके अलावा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर, वो भी हमारा किसके अंदर आता है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। इसके अलावा आपके मेटेलिक बॉन्ड भी हमारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर सकते हो, ऑड बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। और फिजिकल बॉन्डिंग के अंदर हमारे कौन कौन से बॉन्ड आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, नोट कर लो। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन जो होती है हमारी, लंडन फोर्सेस, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, फिजिकल बॉन्ड के अंदर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो गया, आयन डायपोल इंटरेक्शन, लंडन फोर्सेस, ये सारे हमारे क्या हैं, फिजिकल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब हमारे को किसके बारे में पहले डिस्कस करना है, कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसे मैं रब कर देती हूँ। हाँ, तो केमिकल बॉन्ड में हम कौन सा बॉन्ड डिस्कस करने वाले हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अब कोई भी आप चीज़ पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको उस टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है। कोवलेंट बॉन्ड हमारे कौन से होते हैं, जो कि फॉर्म होते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है इसके अंदर। इसे आप इस तरीके से, अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है कोवलेंट बॉन्ड की, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो म्यूचुअल शेयरिंग नाम से क्या मतलब है, म्यूचुअल यानी कि बराबर, यानी कि अगर एक एटम ए है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जो बी है वो भी हम अपना क्या देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी अपने कितने इलेक्ट्रॉन देगा, उस बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ठीक है। और मैंने आपको ये बता ही दिया कि हम केमिकल बॉन्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखो, अब मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ कि किसके बीच में एक बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, किसके बीच में 2 कोवलेंट्स बॉन्ड होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन से ही रिलेट करते हैं, इसे हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, यानी कि इसके पास एक ही प्रोटॉन है और एक ही इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो इसने अपना इसका ये एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसका भी ना, ये तो सेम ही रहेगा प्रोटॉन से और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर लेंगे, इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं H2। तो यहाँ पर इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया इस वाले हाइड्रोजन ने, और इस वाले हाइड्रोजन ने भी कितना दिया, 1 ही इलेक्ट्रॉन दिया। यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, दोनों अपने 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, हाइड्रोजन। इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें, यानी कि यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे। अब अगर आपको एग्जांपल देखना है कि एक ऐसा बॉन्ड बनाओ जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो हर एटम के, तो आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर्स आपको एटलीस्ट 30 तक तो लर्न ही होने चाहिए, ठीक है। चलो इसे छोड़ो, अब यहाँ पे देखो, तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, 8। और अगर मैं इसकी वैलेंस कन्फिगरेशन लिखती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखती हूँ, तो कितनी हो जाएगी, 2 और 6, है ना। और दूसरा वाला हमारा ऑक्सीजन, इसका भी एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी भी कन्फिगरेशन कितनी हो गई, 2 और 6। तो इसे हम किस तरीके से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो कि बाहर वाली शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन था, तो इसके अंदर इस तरीके से ये होगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये होंगे, और फिर एक और शेल होगी, 1 2 3 4
5, 6। ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा, बहुत ही बेसिक है। तो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हमारा ऑक्सीजन एटम, इसको भी, इसके आपको अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करना है। तो ये 3, 4, 5 एंड 6। अब देखो हमारे को क्या चाहिए कि अगर ये क्या कर लें, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यानी कि एक ऑक्सीजन ये वाला इस तरीके से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे, और यहाँ से इसे इस तरीके से लिख देती हूँ मैं ये। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड हुए, यहाँ पे हमारे 2 बॉन्ड बन गए, और कितने, हर एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, 2 एटम्स को दे रहा है। अब यहाँ पे ये देखो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये 3 इलेक्ट्रॉन भी तो दे सकता था, ये इसके पास तो चलो एक ही इलेक्ट्रॉन था इसलिए इसने एक दिया, पर इसके पास तो और भी इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, तो ये वो क्यों नहीं दे रहा है, ये सिर्फ इतने ही इलेक्ट्रॉन्स को, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को क्यों दे रहा है, एक भी दे सकता था या फिर सोन। ये चीज़ समझ में आ रही है ना आपको। तो क्यों ये 2 ही इलेक्ट्रॉन इसलिए दे रहा है, देखो इसे क्या चाहिए, नोबल गैस कन्फिग्रेशन चाहिए। नोबल गैस कन्फिग्रेशन का क्या मतलब है कि अगर ये इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। ये दिख रहा है आपको इस तरीके से। तो इसे हम इस तरीके से, आई थिंक इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, ये तो आप एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया, इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो इसे इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली। तो अगर अब आप इसकी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 6 तो ये थे और 2 इसने इससे ले लिए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और आपका ऑक्टेट रूल, यहीं से आपका आता है एक ऑक्टेट रूल, जो कि आपको पढ़ना है कि हर एक एटम क्या चाहता है कि वो अपनी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को रखे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर एक एटम की नीड है कि वो अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखे एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही 2 है, तो वो 8 कहाँ से लेकर के आएगा, वो ला ही नहीं सकता 8। तो ये हमारा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या चाहते हैं कि उनकी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, इसीलिए वो क्या करते हैं, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करते हैं टू फॉलो द ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो लिमिटेशंस में आप यहाँ पे बोल सकते हो, जैसे कि हीलियम है तो ये तो 8 इलेक्ट्रॉन उसको फॉलो ही नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही 2 हैं। इसके अलावा जैसे कि हमारा एक होता है SF6। SF6 क्या है, देखो इस तरीके से, ये है हमारा SF6। S क्या है पता ही होगा, आई थिंक S सल्फर है यहाँ पर, और F क्या है, फ्लोरीन। तो यहाँ पर देखो अगर हम इसके अब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसके तो वैलेंस शेल के अंदर क्या हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरीके की कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं ऑक्टेट रूल की। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट यहाँ पर क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिनके वैलेंस शेल के अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल BF3। BF3 हमारा इस तरीके से होता है, B क्या है यहाँ पर, बोरोन, और F तो हमारा फ्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो होने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 8, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि आप लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे अभी फ़िलहाल, तो अभी हम यहाँ पर नहीं गए हैं। जब हम यहाँ पे जाएंगे ऑक्टेट रूल क्या होता है तो मैं आपको डिटेल में इसे एक्सप्लेन करूँगी पूरा, लिमिटेशंस वगैरह। बट यहाँ पे ये बात आ गई थी कि ये क्यों 2 ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम शेयर कर रहा है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा उसकी हिंट दे दी कि ऑक्टेट रूल क्या चाहता है कि हर एक एटम अपनी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को रखे। इसलिए यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, अपनी वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब रख हैं, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इसको इसके लिए क्या करना पड़ रहा है, 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसे इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दोगे। अब अगर आपको एक एग्जांपल चाहिए कि यहाँ पर बॉन्ड 3 हो, 3 बॉन्ड, यानी कि अब हर एक को कितने शेयर करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, तभी तो 3 बॉन्ड बनेंगे। तो उसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो, नाइट्रोजन देखो कैसे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2, ये इसकी कन्फिग्रेशन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दूसरा नाइट्रोजन, इसकी भी मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो अगर अब हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करें तो देखो किस तरीके से बनेगा। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से लिखने हैं हमारे को 5। तो मैं इस तरीके से लिख दूँ ये, ठीक है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। तो अपने
ऑक्टेट के अंदर मतलब अपनी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए इसे और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत पड़ेगी। ये चीज़ तो क्लियर है ना, 5 + 3 8, ठीक है। तो इसके पास अपनी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए क्या करेगा, अपने बराबर वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। इसी तरीके से इस वाले नाइट्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1, तो 5 तो इस पर थे, 3 इसने इससे ले लिया। अब ये आपस में इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये एक्चुअली में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा कब बनेगा, जब हमारे जो दो एटम्स जो कि आपस में फॉर्म कर रहे हैं बॉन्ड, या फिर दो या दो से ज़्यादा एटम, वो कितने भी हो सकते हैं, अभी हम सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उन दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आई थिंक क्लियर होगा, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो उन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो या तो हो ही ना, जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो और अगर है भी तो बहुत ही स्मॉल हो, क्योंकि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो गया तो वहाँ पर आपका केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। अब देखो रीज़न क्यों नहीं बनता, इसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल NaCl ले लो या फिर HCl ले लो। तो मैंने अभी आपको बताया था कि NaCl के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। HCl के अंदर भी क्या है, हमारा आयनिक बॉन्ड है। तो अब यहाँ पर देखो क्यों यहाँ पर ये जो हमारा NaCl है ये इस तरीके से लिख लूँ मैं इसे, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 281 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17287, ठीक है। अब अगर आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखो तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसके अगर है ना, उसके बाद इसके पास क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी कि अगर ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दे तो दोनों के पास क्या कन्फिग्रेशन हो जाएगी, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो सोडियम क्या करता है, आयनाइज होता है, यानी कि इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सोडियम Na पॉजिटिव, ठीक है। तो अब Na पॉजिटिव इसके पास इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन Cl नेगेटिव 287 जो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया वो इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया। और यहाँ पर अब कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का बॉन्ड बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दूसरा एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ठीक है। अब मैं इसे रब कर देती हूँ, यहीं पे आते हैं अपना केमिकल बॉन्ड पे, ठीक है। चलो, तो आपको ये तो चीज़ क्लियर होगी कि केमिकल बॉन्ड क्या है और किस तरीके से फिर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा सा और आगे डिटेल में चलते हैं कि जो हमारे केमिकल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और पाई बॉन्ड को हम इस तरीके से पाई वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड के अंदर क्या डिफरेंस है, वहाँ पर जाने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए S, P, D एंड F ऑर्बिटल्स का। S, P, D, F ऑर्बिटल्स की अगर आपको क्या आइडिया होना चाहिए, बस उनकी शेप्स का आइडिया होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आपकी हाथ पे क्लियर हो जाएंगी। देखो S हमारी कैसी शेप होती है, स्फेरिकल, यानी कि जो S ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। P वाली जो होती है उनकी कैसी होती है, बंडल शेप, इस तरीके से। ये हमारी क्या है, P ऑर्बिटल्स। D डबल बंडल, इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, मतलब कि इसे इस तरीके से देखो, ये डी ऑर्बिटल्स, मतलब इनकी और भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। आप कहोगे कि भाई dz² की तो रिप्रेजेंटेशन ऐसी नहीं होती, वहाँ पर कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है, इस तरीके से। मेरा जस्ट आपका मोटिव ये था आपको बताने का कि जैसे स्फेरिकल है तो इसके अंदर ये एक स्फेरिकल लोब होता है, पी वाली के अंदर 2 लोब, मतलब पी वाली के अंदर 1 लोब होता है, बंडल डम्बल शेप, और जो हमारी डी ऑर्बिटल्स हैं वो डबल डम्बल होती हैं और एफ ऑर्बिटल्स ट्रिपल डम्बल, ठीक है। चलो इससे रब करते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के अंदर क्या डिफरेंस है, वहाँ पर जाने से पहले जैसे कि सिग्मा बॉन्ड, चलो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। इस वाले के अंदर, इस वाले जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको सारे टॉपिक्स का थोड़ा थोड़ा हिंट दे रही हूँ, ठीक है। फिर बाद में जब हम इसे पढ़ेंगे तो एक बार और इसके अंदर पूरा प्रॉपरली क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे क्या होता है, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा मैं चैप्टर को एज अ फ्रेमवर्क करवा रही हूँ कि इसके अंदर ये चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, जिसे हम और क्या बोल सकते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग,
या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग। और यहाँ पर पाई बॉन्ड के अंदर कौन सी ओवरलैपिंग होती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं इस टॉपिक से कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कौन सी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं, कौन सी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाती हैं। तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, पहले हमारे को यही पता होना चाहिए कि एंड टू एंड और हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। जैसे मेरे पास ये एक एस ऑर्बिटल है और दूसरी भी एक एस ऑर्बिटल, इस तरीके से। तो यहाँ पर यह जो बॉन्ड बना, इसे हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। या फिर इसे और क्या बोल सकते हैं हम? एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुई है और हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब साइड वाइज का मतलब क्या है? जैसे कि देखो, एक ये पी ऑर्बिटल है और मेरे पास एक और पी ऑर्बिटल है, यानी कि इसमें क्या हुआ है, ये साइड ऑफ द ऑर्बिटल्स क्या कर रही हैं आपस में। ये क्लियर हुआ होगा? आई डोंट थिंक सो। मैं इसे एक बार और अच्छे से रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे कि एक ये ऑर्बिटल है और एक और पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये हमारे कैसा है? साइड ऑन ओवरलैपिंग। तो कौन सी ऑर्बिटल्स हैं जो कि हमारी सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं, कौन सी ऑर्बिटल्स हैं जो कि पाई बॉन्ड बनाती हैं, ये हम अब डिस्कस करते हैं। यस, सो अब यहाँ पे आप एग्जांपल्स लिख लो कि कौन सी ऑर्बिटल्स हैं जो कि हमारी सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं, कौन सी ऑर्बिटल्स हैं जो कि पाई बॉन्ड बनाती हैं। तो यहाँ पे आप लिखो, सिग्मा बॉन्ड के अंदर एस एस ओवरलैपिंग होती है एक हमारी, ठीक है। दूसरी होती है एस पी ओवरलैपिंग और थर्ड इज पी पी ओवरलैपिंग। ये एस एस पी पी क्या है? ऑर्बिटल्स हैं कि एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स एंड पी ऑर्बिटल्स। इनके बीच में हमारा जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड। इसी तरीके से ये जो हमारी पाई बॉन्डिंग है, इनके अंदर कौन सी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती हैं? पी पाई पी पाई, पी पाई डी पाई एंड डी पाई डी पाई। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमारी जो पाई ऑर्बिटल्स हैं, इसके अंदर हमारे पास पी ऑर्बिटल भी आ रही है, पी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड भी फॉर्म कर रही है। तो कौन सी ऑर्बिटल्स हैं जो कि हमारी मतलब ऐसी कौन सी पी ऑर्बिटल है जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएगी और कौन सी पाई ऑर्बिटल्स बनाएगी? तो ये सारी चीज़ें भी अब हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एस एस ओवरलैपिंग। तो एस एस ओवरलैपिंग का भी मैंने आपको रिप्रेजेंट भी करके दिखाया था कि एक ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये दूसरी एस ऑर्बिटल है। तो अगर हम इन दो ऑर्बिटल्स को आपस में कंबाइन करें तो ये क्या करती हैं? इस तरीके से। इसे आप थोड़ा समय से क्लियर कर देती हूँ। ये तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने इसे इस तरीके से क्यों बनाया है? ये एक बड़ा लोब होता है और एक क्या होता है? छोटा लोब होता है। एक्चुअली में ये जो हमारा बड़ा वाला लोब है ये हमारा कौन सा होता है? बॉन्डिंग। और ये वाला जो छोटा वाला लोब है ये हमारा कौन सा होता है? एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो बस हमारे को फिलहाल इससे कुछ रिलेशन नहीं है, तो एस एस ऑर्बिटल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो एक है हमारा एस पी, तो एक एस ऑर्बिटल ले ली और एक हमने क्या ले ली? पी ऑर्बिटल, डम्बल शेप वाली, ठीक है। तो जो पी ऑर्बिटल्स है यहाँ पे एक इस तरीके से बॉन्ड बनाएगी। एक तो ये एस वाली का ऑर्बिटल हो गया, इसे दोबारा से वैसे ही रिप्रेजेंट कर लो, और अगर आप चाहो इसे छोड़ो, ऐसे आप जनरली रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है, इस तरीके से कि एक एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल, इस तरीके से दूसरी एक एस ऑर्बिटल एंड ये पी ऑर्बिटल्स। और क्या हो सकता है हमारा? पी पी, यानी कि अगर दो हम पी ऑर्बिटल्स को लेकर के चले, इस तरीके से। अभी हमने पी पी के अंदर वो इस तरीके से पढ़ा था, वो साइड वाइज था, पर अगर हमारी पी ऑर्बिटल इस तरीके से प्रेजेंट है, ये चीज़ मैंने इसे ऐसे देखो, एक पी ऑर्बिटल्स प्लस दूसरी पी ऑर्बिटल्स, तो उनके बीच में इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा? ये एंड ऑन ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब कि पी पाई को रिप्रेजेंट करना है। एक हमारी पी ऑर्बिटल हो गई, ये दूसरी पी ऑर्बिटल्स, और इन्होंने आपस में क्या किया? बॉन्ड बना दिया इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी कौन सी है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। अगर हम यहाँ पे पी पाई ले एक और दूसरी क्या कर दें? डी पाई, यानी कि एक तो पी ऑर्बिटल ही रहेगी और दूसरी कौन सी? डी ऑर्बिटल्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो अब हमारा बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? इस तरीके से। तो ये हमारी कौन सी हो गई? पी पाई एंड डी पाई। दूसरी हमारी थर्ड वन हमारी कौन सी है? डी पाई। देखो डी पाई ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है? डी पाई के अंदर हम क्या लेकर के चलते हैं? दोनों ही डी ऑर्बिटल्स होंगी, तो मैं इन्हें इस तरीके से ले लूँ।
और यहाँ पे अब आप ये सारे लोब्स इक्वल साइज के होते हैं। ये एक ऑर्बिटल हो गई और ये दूसरी ऑर्बिटल्स। इसे यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी क्या हो गई, डी पाई ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, हमारा पाई बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से ऑर्बिटल्स के अंदर ओवरलैपिंग होती है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के अंदर, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। चलो हिंट नहीं दे रही, आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड। ठीक है, अब अगली वाली वीडियोस के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी सजेशन देना है तो प्लीज़ आप वो सजेशन कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस वीडियो में नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर उसको इम्प्रूव करूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको इस तरीके की वीडियोज़ और देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।